Hello students, today we are going to discuss the topic called the quantum numbers. क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा क्वांटम नंबर के टॉपिक को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ और इस एग्जांपल को गौर से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके फादर साहब ने आपको कहा कि बेटा ये बुक लीजिए और ये मेरे फ्रेंड के घर तक पहुंचा के आइए। अब आपको ये जानकारी है कि आपके पापा के वो जो फ्रेंड हैं किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, इतनी ही जानकारी है। और आपने क्या किया, जल्दी से बिना ज़्यादा कुछ पूछे वो बुक पकड़ी और पापा ऑफिस चले गए। आपको बस इतना जानकारी थी कि वो जो फ्रेंड हैं वो किसी और सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। अब और सिटी में जाना है तो उसके लिए आपको बस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो लेट अस सपोज आप बस स्टैंड पे पहुंचे। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? अरे यार, ये तो पता है कि यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, पर यूनिवर्सिटी कौन सी में काम करते हैं? लुधियाना यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में काम करते हैं, या पटियाला यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो क्या करोगे? क्या ऑप्शन है? पापा को कॉल करेंगे और पूछेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी। लेट आंसर आया अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो बस पकड़ ली अमृतसर की, चल दिए, पहुंच गए अमृतसर यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट पे। यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंचने पे गेट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और आप सिक्योरिटी गार्ड पूछा कि सर, सिक्योरिटी गार्ड से बात हो रही है आपकी, तो आपसे पूछा कि सर मैं एक्स पर्सन से मिलना चाहता हूँ, लेट मनजीत सिंह से मिलना चाहता हूँ, ये किताब मैंने डिलीवर करनी है, तो कहाँ पर वो मिलेंगे? तो उन्होंने आगे से सिक्योरिटी गार्ड क्या बोलता है? सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि वो जो आपके अंकल हैं मनजीत सिंह हैं, आज संडे है तो अपने रेजिडेंस पे ही होंगे, पर वो कौन से ब्लॉक में रहते हैं ये बताओ ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। उन्होंने कहा ब्लॉक का मतलब क्या है? कहता है ब्लॉक का मतलब ऐसे है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस है, रेजिडेंशियल कैंपस है, उस कैंपस को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो पर्सन है वो किस कैटेगरी का, उसका काम का कल्चर क्या है। मान लीजिए कि वो 4th क्लास एम्प्लॉय है, जैसे स्वीपर्स हो गए वगैरह वगैरह, तो उनको एक ब्लॉक यूनिवर्सिटी का दे दिया गया, एस ब्लॉक। मान लीजिए वो नॉन टीचिंग लाइन में है, मतलब क्लैरिकल लाइन में है, वॉट एवर द पोस्ट इज, उनको एक पर्टिकुलर ब्लॉक दे दिया गया। मान लीजिए टीचर है लेकिन वो सीनियर टीचर है जो जस्ट गोइंग टू रिटायर, लास्ट 5 साल के रिटायरमेंट हुए हैं, उन लोगों का ब्लॉक अलग से बना हुआ है और बाकी टीचर का ब्लॉक अलग से बना हुआ है। आपके वो अंकल क्या काम करते हैं, किस ब्लॉक में होंगे, उससे ही पता लगेगा। तो ब्लॉक बताओ कौन सा, तभी मैं तुमको रास्ता बताऊं, सिक्योरिटी गार्ड बोलता है। आपको नहीं पता कि आपके वो अंकल किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सो दैट आप उनके ब्लॉक को एनालाइज कर सकें। क्या करेंगे आपको? उसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अंकल हैं वो क्या जॉब करते हैं और यानी कि उनका ब्लॉक कौन सा है। क्या करेंगे? इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए पापा को कॉल किया, आंसर आया कि भैया वो तो नॉन टीचिंग में है, तो यानी कि उन्होंने बोल दिया कि पी ब्लॉक में, इसका मतलब पी ब्लॉक में। अब सिक्योरिटी गार्ड ने इशारा बता दिया कि आप इधर से जाइए, वो स्टार्टिंग हो जाएगी पी ब्लॉक की एंट्री। पी ब्लॉक पे पहुंच गए। अब जब पी ब्लॉक पे पहुंचे तो सिचुएशन कैसी थी? सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसे लंबी सी सड़क जा रही है, यहां पर एंट्री पॉइंट वाली का पी ब्लॉक बिगिंस। अब उसमें क्या है, एक लंबी सी सड़क जा रही है। अब वो लंबी सी सड़क में आप चलते जाओ, उस लंबी सी सड़क के इस तरफ एक फर्दर ब्रांच रोड, और ब्रांच रोड के
इस तरफ भी हाउसेस है, इस तरफ भी हाउसेस हैं। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो इधर भी एक ब्रांच रोड, उधर भी हाउसेस हैं। यानी कि पी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 1 दिस वन, पी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 2 दिस वन। नहीं इधर जाना, 1 और 2 वाली स्ट्रीट में नहीं जाना, आगे बढ़ो। पी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 3, पी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 4 एंड सो ऑन। अब आप गर्मी का टाइम है, आप सोच रहे हो यार कहाँ कहाँ मैं ढूंढूंगा, किस किस के लोगों की बेल करता जाऊंगा। तो मेरे को तो ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि पी ब्लॉक में तो रहते हैं, पर पी ब्लॉक की उनकी स्ट्रीट कौन सी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, कॉल करेंगे। कॉल किया, आंसर पता लग गया, पी ब्लॉक में स्ट्रीट नंबर 3। अब स्ट्रीट नंबर 3 में जब आप पहुंच गए 1 2 3, अब स्ट्रीट नंबर 3 में हमने देखा कि लंबी सी सड़क है और एक ही तरह के घर हैं, इधर भी और इधर भी। स्ट्रीट नंबर 3 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है और इस तरफ भी नंबरिंग है। तो आपको अपने अंकल तक एग्जैक्टली पहुंचने के लिए अब स्ट्रीट नंबर के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस स्ट्रीट नंबर में हाउस नंबर कौन सा है। हाउस नंबर 21 22 23, व्हाट इज द हाउस नंबर। फिर क्या करेंगे आप, फिर से कॉल किया, आंसर आया 32। तो देखते रहे, ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 32। तो ये 32 जब आपने बेल की, नाउ यू आर वेरी मच श्योर कि अब यह जो बेल में ओपन होने के बाद कोई घर आए में जो ओपन करेगा दरवाजा, या अंकल होंगे या उनका कोई फैमिली मेम्बर होगा, क्योंकि आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप वहां पर पहुंचे हो। तो स्टूडेंट्स, इस सारी एग्जाम्पल में आपने क्या समझा, इसमें ये समझा कि अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक, यानी कि इस एग्जाम्पल में अंकल तक पहुंचना चाहते हो, आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए था कि आपके अंकल पंजाब की, लेट पंजाब की कौन सी शहर की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, पहली इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से ब्लॉक में, ये दूसरी इंफॉर्मेशन मस्ट है। उसके बाद जब ब्लॉक पता लगे तो आपको ये पता होना चाहिए उस ब्लॉक की कौन सी स्ट्रीट में वो रहते हैं। अब वो स्ट्रीट भी पता लगे तो फिर फर्दर उस स्ट्रीट के बाद उस स्ट्रीट के अंदर उनका हाउस नंबर क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और अगर आपको ये सब चीजें पता लग गई कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी में ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक में स्ट्रीट कौन सी है, स्ट्रीट में हाउस नंबर कौन सा है, इसका मतलब क्या, यू हैव गॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर अंकल। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का, आई विल कॉल दिस टू बी द क्वांटम नंबर ऑफ योर अंकल, क्वांटम नंबर ऑफ योर अंकल, बिकॉज दिस इज अ सेट which is giving us the complete information about your uncle. We can locate your uncle with this particular set. Students, उसी तरीके से अब हम चलते हैं एटम में। असल में एटम का स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके का मैं आपको बताना चाहता हूं। एटम के अंदर जो है शेल हम बात करते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल एंड सो ऑन। ये जो हम कल तक बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, तीसरे शेल में है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पर्टिकुलरली शेल से डिटेक्ट नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शेल्स होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, दीज शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स कॉल्ड सब शेल्स। ईच ऑफ द शेल is further divided into the sub parts called सब शेल्स। मतलब ये पहले शेल का ये शेल, सब शेल, ये सब शेल, ये तीसरा शेल है लेट, अब तीसरे शेल का ये वाला सब शेल, ये वाला सब शेल, ये वाला सब शेल, ये चौथा शेल, अब चौथे शेल में ये सब शेल, ये सब शेल, ये सब शेल। यानी कि जो शेल्स हैं, अगर हम डिटेल स्टडी करें तो शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब पार्ट कॉल्ड सब शेल्स। अब ये जो सब शेल पे जब हमने फोकस किया, each of the subshell of a given shell, on detail analyzing we find they are further split into the subparts called orbitals. I am not using the word the orbit, I am using the word orbital। तो ये जो
शेल जो है, मैंने बोला आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, शेल जो है बेटा डिवाइड हुआ पड़ा है इनटू द सब पार्ट कॉल्ड सब शेल्स, एंड ईच ऑफ द सब शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब पार्ट कॉल्ड ऑर्बिटल, एंड इट इज द ऑर्बिटल which is going to be the exact location of an electron in an atom. और एक और चीज, वो ऑर्बिटल के अंदर हमने जब लोकेट कर लिया, उसकी पोजीशन को लोकेट किया, तो हमने देखा कि उस ऑर्बिटल में, यानी कि वो रीजन में जहां जो कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन है, जिसको हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं, ऑर्बिटल के अंदर उस लोकेशन के आसपास उसमें वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा रिवॉल्व कर रहे होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आप फोकस कर लो, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, कितने सारे इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर, पर उन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोकस कर रहा हूं एक टाइम पे, अगर मेरे को ये पता लग गया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है एटम का मेन शेल थर्ड में है, लेट पता लग गया थर्ड शेल में है, अब मेरे को ये भी पता लग जाए कि ये थर्ड शेल के कौन से सब शेल में, ये वाले सब शेल में है, अगर मेरे को ये भी पता लग जाए कि उस सब शेल के आउट ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स ये वाले ऑर्बिटल में हैं, और ये भी पता लग जाए कि इस ऑर्बिटल के अंदर वो मूवमेंट अपनी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, जो भी कर रहा है वो भी पता लग जाए, तो व्हाट आई विल से, वी विल से कि वी हैव द कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। क्या इंफॉर्मेशन? कि हमको ये पता है ये इलेक्ट्रॉन का मेन शेल कौन सा है, हमको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन का मेन शेल तो ये है, पर उस मेन शेल के आउट ऑफ द वेरियस सब शेल्स ये इलेक्ट्रॉन उन सब शेल में से इस वाले सब शेल में प्रेजेंट है, ये पता है, हम लग गया हमको। फर्दर इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में नहीं होगा, सब शेल ये जो है इसके फर्दर सब पार्ट्स होंगे कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ये इलेक्ट्रॉन उन सब शेल उन ऑर्बिटल में से, उस सब शेल के उन ऑर्बिटल में से ये वाले पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, ये पता लग गया। तो इसका मतलब वी विल बी एबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमको पता लग सकता है कि यहां पर अप्रोक्सीमेट जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, ये पोजीशन है। तो दैट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, क्या मेन शेल कौन सा है, मेन शेल, उस मेन शेल के कौन से सब शेल में है, उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल के अंदर स्पिन कौन सी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मेरे पास उस इलेक्ट्रॉन का सब कुछ पता लग गया तो व्हाट आई विल से दैट आई हैव द क्वांटम नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर की फिर डेफिनेशन क्या हुई, बोर्ड में मैंने नहीं लिखी क्योंकि स्पेस की थोड़ी लिमिटेशन होने के कारण। आप डेफिनेशन को फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ तो शायद थोड़ा बहुत गए होंगे आप। क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दीज आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, these are the set of information which is required to know each and everything about an electron in an atom. I am repeating my words. These are set of information which is required to know each and every information about an electron in an atom. और अब आप समझ गए होंगे कि एक एटम के अंदर जो है बेटा अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके क्वांटम नंबर्स जो हैं वो अलग अलग, क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस जो हो वो होगा ही होगा। ये पॉइंट आप फर्दर आने वाले चैप्टर में इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं फर्दर। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन के बाद क्वांटम नंबर की अब टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले बेटा जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डेजिग्नेट करते हैं एन के साथ, स्मॉल एन के साथ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, अगर हमको किसी इलेक्ट्रॉन का पता है तो वो हमको क्या रिफ्लेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट। जैसे आपको उस एग्जांपल में अभी यही पता लग जाए कि वो अंकल जो है वो लुधियाना में है, पटियाला में है, दिल्ली में है, अमृतसर में है। जब मेन पता लग रहा है, इतना ही पता लग रहा है, उससे एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से मेन शेल में है, उसका मेन शेल कहां पर है, जिसके अंदर फर्दर जाने की जरूरत है, वो मेन शेल पहला है, दूसरा है, तीसरा है, व्हाटएवर इट इज। तो उस मेन नंबर ऑफ मेन शेल को
उसका बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका हम लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। अगर मैं ये कहूँ कि वो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, उसके अंदर कहीं पर है, तो इसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, क्योंकि उसका मेन शेल जो है वो 2 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ द मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट। चलते हैं आगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और क्या हम आइडिया ले सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम कुछ हद तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि जब n पता लग जाएगा तो उसका जो मेन शेल है उसमें उसकी एनर्जी जो है अप्रॉक्सीमेट क्या एनर्जी है वो आइडिया ले सकते हैं। फॉर्मूला कर चुके हैं, En = -1312 इंटू Z²/n²। यहां पर Z नहीं लिखा क्योंकि एक ही एटम के अंदर तो होगा, तो वेरिएशन एटॉमिक नंबर तो पर्टिकुलर फिक्स ही होगा बेटा, तो Z की वेरिएशन नहीं है, तो n की वैल्यू पुट करते जाओ तो रफली आपको आइडिया पता लग जाएगा कि वो शेल, वो इलेक्ट्रॉन की जो है जो शेल में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कितनी है। तीसरी इंफॉर्मेशन जो गैस कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इससे क्या गैस हो रहा है? इससे ये भी तो गैस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है वो न्यूक्लियस से दूर है, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है वो न्यूक्लियस से पास है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको ये सब इंफॉर्मेशन पता सकते हैं। तो आगे अगला क्वांटम नंबर बढ़ने से पहले डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मेन शेल टू विच दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो चलते हैं अगला क्वांटम नंबर, जिसको बेटा हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय स्मॉल l। ये क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि कौन से शेल में कितने सब शेल हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि शेल्स जो होते हैं वो फर्दर सब छोटे छोटे पार्ट्स जिसमें सब शेल में डिवाइड हुए पड़े होते हैं, पर कौन से शेल में कितने सब शेल है इसका तो कोई फिक्स नहीं है ना। अब यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने ब्लॉक्स हैं ये तो थोड़ी फिक्स है। जैसे मैं JNTU की बात करूं, अमृतसर की बात करूं, हो सकता है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हो पूरी कम्युनिटी को, किसी में हो सकता है 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हो। अच्छा, किसी में ऐसी भी एक फिलॉसफी हो सकती है कि वो यूनिवर्सिटी वाले ये सोच रहे हो कि भैया काम जो भी है जैसा भी है रहना इकट्ठे ही है, एक ही ब्लॉक में रहना है, यानी कि वहां पर जो भी हो एक ही ब्लॉक में सब कुछ हो। तो एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में कितने सब शेल होंगे ये कोई फिक्स नहीं है। तो कौन से शेल में कितने सब शेल है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, मतलब पहला शेल में कितने सब शेल, दूसरे शेल में कितने सब शेल, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? दिस क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन द गिवन मेन शेल। दिस क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन द गिवन मेन शेल। कैसे मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L। L का फॉर्मूला होता है L = 0 to n-1, 0 to n-1। मतलब ये कि अगर आप ये पता करने की कोशिश करें कि n = 1 है, यानी कि पहला शेल है, और आप ये पता करना चाहते हो कि पहले शेल में कितने सब शेल हैं, कितने सब पार्ट्स हैं, तो आप क्या करो, इस ये जो पार्ट L की, ये जो n की वैल्यू है इस यहां पर पुट कर दो 1, और देखते हैं कि L की कितनी वैल्यूज आ रही है। मेरे वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, L की जितनी वैल्यूज आए इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर मेन शेल में इतने सब शेल हैं। तो वैल्यूज कितनी आएंगी वो इस फॉर्मूले से पता लगेगा। n = 1, तो L की वैल्यू बेटा मैंने क्या की, n की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दी। तो देखिए जब 1 पुट कर दी तो क्या 0 to 1-1, बेटा 1-1 यानी कि 0, इसका मतलब 0 to 0, इसका मतलब 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म हो रही है। 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म हो जाना, इसका मतलब हम 0 के अराउंड ही मूव कर रहे हैं। तो 0 इटसेल्फ इज अ पर्टिकुलर 1 वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वैल्यू ऑफ L आ रही है, और वो वैल्यू क्या है बेटा 0 है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये समझे कि जो पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, इसके अंदर कोई सब पार्ट नहीं हुए पड़े। पहले शेल का जो सब शेल है एक ही सब शेल है, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं हुई पड़ी। क्या लिखा मैंने? दैट इज फर्स्ट शेल हैज ओनली
वन सब शेल। चलते हैं आगे। फॉर एन इक्वल टू 2, मतलब अगर सेकंड शेल की अगर हम डिटेल स्टडी करें, कितने सब शेल्स हैं, यानी कि n इक्वल टू के कॉरस्पॉन्डिंग l की कितनी वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट, वो चेकआउट करते हैं। l इक्वल टू 0 to 2 - 1, यानी कि 0 to 1, यानी कि 0 and 1। इसका मतलब जब n की वैल्यू 2 पुट की तो l की दो वैल्यू आ रही है, एक 0 और एक 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड शेल में क्योंकि l की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड शेल जो है इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट, यानी कि 2 सब शेल। इसका मतलब सेकंड शेल में 2 सब शेल। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 3, थर्ड शेल पे पहुंच गए। l इक्वल टू 0 to n - 1, यानी कि 0 to 3 - 1, यानी कि 0 to 2। अब 0 to 2 जाना तो 1 को तो क्रॉस करके जाएंगे ना बेटा, यानी कि 0 1 2, यानी कि 3 वैल्यूज ऑफ l। जितनी l की वैल्यूज आ रही हैं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब उतने सब शेल्स होंगे। सो थर्ड शेल हैज 3 सब शेल। जो थर्ड शेल होगा उसमें 3 सब शेल्स होंगे, और ऐसे कंटिन्यूएशन करते जाओ। यू विल फाइंड व्हाट, 4 शेल में 4 सब शेल हमारे। इसका मतलब हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गई कि जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल, दूसरा शेल है उसमें 2 ही सब शेल। अब वो कंक्लूजन कैसे आ रही है, इस फॉर्मूले से आ रही है। चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, इस क्वांटम नंबर ने क्या कहा, इस क्वांटम नंबर ने कहा कि जब हम l की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग सब शेल के लिए, किसी सब शेल के लिए वैल्यू l की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0 आई, किसी सब शेल के लिए वैल्यू l इक्वल टू 1 आई, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3 एंड सो ऑन। ये क्वांटम नंबर हमको कहते हैं कि ये जो है ना l की वैल्यू 0 1 2 3, इसको क्या करो, इसको नेमिंग कर दो कि जिस सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 आई है ना, उस पर्टिकुलर सब शेल का नाम रख दो s सब शेल। s सब शेल किसके लिए, जब l की वैल्यू, जिस सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 आ रही है। अगर वो l की वैल्यू 1 आ रही है किसी सब शेल के लिए तो उस सब शेल का नाम p नाम रख देंगे। अगर l की वैल्यू 2 आ रही है तो उस सब शेल का नाम 3 रख देंगे, और किसी सब शेल के लिए l की वैल्यू 3 आ रही है तो इसका मतलब f रख देंगे, एंड सो ऑन। तो आगे एक और पॉइंट जो क्वांटम नंबर ने हमको बताया, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो उसने कहा, इस थ्योरी ने, इस क्वांटम नंबर ने बोला कि जो s सब शेल होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के पास होने के कारण उसमें एनर्जी जो है वो कम होगी। जो p सब शेल होगा थोड़ा सा अवे होने के कारण उसकी एनर्जी ज्यादा, d की उससे ज्यादा, f की उससे ज्यादा, यानी कि ऑर्डर ऑफ द energies of the different subshell of the given subshell follow the order s less than p, p less than d, d less than f। अब चलते हैं आगे। ये जो क्वांटम नंबर अभी हमने डिस्क्राइब किया, ये क्वांटम नंबर था बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर जो हमारे सामने आता है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, ये क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि कौन से सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि डेफिनेशन की क्या होगी, दिस क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द गिवन सब शेल। तो मैथमेटिकली m इक्वल, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू -L2 + L। हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो सब शेल होगा तो उसकी कोई ना कोई l की वैल्यू तो होगी। उस l की वैल्यू को बेटा हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि उस l की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग m की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। जितनी m की वैल्यूज आएंगी फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l, इसका मतलब ये होगा कि उस सब शेल में इतने ऑर्बिटल्स हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई सब शेल है जिसके लिए l की वैल्यू 0 है, यानी कि मैंने साइड पे लिख दिया, यानी कि l की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा नाम क्या हमने किया इसका, s सब शेल, दैट इज s सब शेल। इस s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो देखते हैं। अब m की वैल्यू चेक करते हैं ना फॉर दिस पर्टिकुलर l की वैल्यू। m का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला -L2 + L, यानी कि -02 + 0। वंस अगेन 0 से शुरू होकर 0 पे खत्म, यानी कि 0 इटसेल्फ इज 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो h सब शेल होगा
क्योंकि उसके लिए m की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये होगा जो भी कोई s सब शेल होगा उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर s सब शेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। अब s सब शेल के बाद जब p सब शेल आ जाएगा, यानी कि जब l की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि p सब शेल। अब देखते हैं कि p सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, यानी कि p सब शेल फर्दर कितने सब पार्ट यानी कि ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया हुआ है। उसके लिए ये m1 जो 1 डेजिग्नेट कर रहा है कि हम l की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1 लिखा बेटा। -1 to +1, -1 to +1, यानी कि -1 to +1 तो 0 तो क्रॉस करना पड़ेगा ना बेटा। -1, 0, +1 कितनी वैल्यू, 3 वैल्यूज यानी कि 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होगा कि p सब शेल जो होगा, कोई भी p सब शेल होगा, क्योंकि उसके लिए l की वैल्यू 1 होगी, इस कारण से l की वैल्यू 1 होने के कारण इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 3 आ जाएंगी। 3 आने का मतलब 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब कोई भी p सब शेल होगा तो उसके अंदर हमसे पूछा जाए कितने फर्दर ऑर्बिटल होंगे, आंसर होगा 3। l = 2, l = 2 का मतलब बेटा यहां मैंने क्लियर कर d सब शेल, इसका मतलब d सब शेल में हम चेकआउट करने जा रहे हैं। अब d सब शेल के लिए यानी कि l = 2 के लिए m की वैल्यू कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं। m = -2 to +2। अब -2 to +2 जाना है तो -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज का मतलब कितने ऑर्बिटल बेटा, 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो d सब शेल होगा उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कुछ शो किया, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं यहां पर क्या शो करना चाह रहा हूं। मान लीजिए जो कल तक अपनी नॉलेज थी जिसमें हमने कहा था ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो n = 1 जो शेल था, जब मैंने उसको स्टडी किया तो पहला शेल एक ही डॉटेड लाइन, यानी एक ही डॉटेड लाइन का मतलब मैं शो करना चाहता हूं पहले शेल के अंदर एक ही डॉटेड लाइन का मतलब एक ही सब शेल है, और एक ही सब शेल है। जब पहले शेल में एक ही सब शेल है तो उस सब शेल में n = जब 1 है, आपने स्टडी किया जब n = 1 है तो l की क्या वैल्यू आती है उस केस में, l = क्या होता था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, l = 0 to n-1 यानी कि 0 to 1-1 यानी कि 0, 0 to 0 यानी कि 0, यानी कि पहला जो शेल है क्योंकि उसके लिए l की वैल्यू एक ही आती है और वो वैल्यू ऑल्दो 0 पर है तो एक ही वैल्यू, इसका मतलब पहले शेल में हमने बात की कि एक ही सब शेल है, और क्योंकि वो l की वैल्यू 0 है इसका मतलब पहले शेल में जो एक सब शेल है, लौता एक सब शेल है, उसका नाम क्या होगा, s सब शेल, क्योंकि l की वैल्यू तो एक है पर वैल्यू है क्या, 0, क्योंकि 0 वैल्यू है इसका मतलब उस सब शेल का नाम s सब शेल होगा, s सब शेल हुआ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने क्या सीखा कि जब भी कोई भी s सब शेल होगा उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि l = जब 0 होगा तो m की भी एक ही वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब पहले शेल को डिटेल स्टडी किया, एक ही डॉटेड लाइन मतलब एक ही सब शेल, और क्योंकि उस एक सब शेल में एक ही ऑर्बिटल तो ये एक सर्कल यानी कि एक ऑर्बिटल। अब मैंने यहां शो कर दिया एरो कि ये जो सब शेल है इसके लिए l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, और इसका नाम क्या, 1s का मतलब ये जो शेल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसका मेन शेल 1 है और सब शेल जो है s सब शेल है। चलते हैं आगे इस सेक्शन पे चलते हैं। n = 2 मैं क्या शो करना चाहता हूं कि कल तक जिस हमको सेकंड शेल को देखते थे अब आज उसको डिटेल विजुअलाइज करें सेकंड शेल को। जब n = 2 है तो l की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा, l की 2 वैल्यू आ रही थी 0 और 1। इसका मतलब जब सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल्स होंगे, इसका मतलब सब सेकंड शेल है उसको डिटेल एनालाइज करें तो मैंने दो डॉटेड लाइंस शो कर दी, 2 डॉटेड लाइंस का मतलब 2 सब शेल्स। एक सब शेल वो जिसके लिए l की वैल्यू 0 यानी कि l की वैल्यू 0, और एक सब शेल वो जिसकी l की वैल्यू 1 यानी कि l की वैल्यू 1। तो इसका मतलब सेकंड शेल जो होगा उसमें 2 सब शेल होंगे, एक सब शेल l कॉरस्पॉन्ड टू 0, दूसरा सब शेल l कॉरस्पॉन्ड टू 1। क्योंकि ये दोनों जो सब शेल है इनका मेन शेल हम सेकंड ले रहे हैं तो l = 0 यानी कि s यानी कि अंदर वाले का नाम रख दिया 2s सब शेल, और बाहर वाले का क्योंकि वो सेकंड शेल का ही तो पार्ट है लेकिन l की वैल्यू उसकी 1 है तो उसका सब शेल का नाम 2p। चलते हैं आगे। जब थर्ड शेल आया n = 3,
जब n इक्वल टू 3 है तो उसके सब शेल कितने हमने एनालाइज किए थे कि थर्ड शेल के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही, 3 0 1 2। इसका मतलब थर्ड शेल कितने सब शेल में बांटा हुआ है, 3 सब शेल में बांटा, 3 बना दिया हमने। अब एक सब शेल l की वैल्यू 0 रख रहा है, दूसरा l की वैल्यू 1 रख रहा है, अब से अगले वाला l की वैल्यू 2 रख रहा है। क्योंकि ये तीनों जो सब शेल है उसका मेन शेल थर्ड है, तो इसमें थर्ड तो चलेगा ही चलेगा। l की वैल्यू 0 वाला यानी कि अंदर वाला सबसे पहले जो आ रहा है वो 3s, l की वैल्यू 1 3p, l की वैल्यू 2 3d। इस तरीके से पिक्चराइज कर लिया 3s 3p 3d। अब मैंने सर्कल नहीं बनाए, अभी बना लेते हैं। जो 3s सब शेल होगा, क्योंकि s सब शेल है तो अभी बात की कि s सब शेल जो होगा उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, तो इसका मतलब इस 3s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल। अगला वाला सब शेल जो जिसको हमने 3p डेजिग्नेट करेंगे बीच वाला, यानी कि क्योंकि 3p है तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो l की वैल्यू 1 का होने का मतलब m की 3 वैल्यूज, यानी कि 3p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो यहां पर हम 1 2 3 सर्कल कर लेते हैं। उससे अगले वाला 3d सब शेल है, 3d सब शेल में ऑर्बिटल अगर पॉइंट आउट करने हो तो है तो d ना, d के लिए l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, तो m की कितनी वैल्यू -2 2 + 2 यानी कि 5। तो इसका मतलब 3d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल। तो ये हुआ बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में एक क्वांटम नंबर वो होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। वो सिंपल है, वो स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है, जो कि मैंने स्पेस नहीं है तो लिखा नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलने की, यानी कि तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s कहता है अगर वो स्पिन कर रहा है ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज, तो उस स्पिन क्वांटम, उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम डेजिग्नेट कर देते हैं +1/2। और अगर एंटी क्लॉकवाइज वो स्पिन कर रहा है तो उस केस में हम उसकी डेजिग्नेट करते हैं -1/2। या तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।